औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्केलर वेक्टर चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सिंपल स्केलर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़। एक बात समझे बेटा, ये जो आप पढ़ रहे हैं अभी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो MD-CAT सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो मैं ज़्यादातर वो चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपके MD-CAT के सिलेबस का हिस्सा हैं और क्विक कवर करेंगे, क्योंकि ये प्योरली MD-CAT के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड हो, प्रॉपर यूनिट हो, लेकिन डायरेक्शन ना हो। मैग्नीट्यूड हो, प्रॉपर यूनिट हो, डायरेक्शन ना हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 10:35 हो रहे हैं, टाइम 10:35, ये मैग्नीट्यूड हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, आवर हो गया, ये इसका यूनिट हो गया, लेकिन टाइम 10:35 किस तरफ हुए हैं? इसको तरफ नहीं है, तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ सपोज मेरे आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 10,000 हर्ट्ज है, सपोज फॉर एग्जांपल। फ्रीक्वेंसी 10,000, मैग्नीट्यूड होगा हर्ट्ज, यूनिट हो गई। आवाज़ किस तरफ है? फ्रीक्वेंसी इधर भी आवाज़ जा रही है, इधर भी आवाज़ जा रही है, इधर भी आवाज़ आ रही है, इधर भी आवाज़ आ रही है, माना कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। सपोज फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मुझे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, 102 मैग्नीट्यूड हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट इसका यूनिट हो गया, लेकिन किस तरफ है टेम्परेचर? मुझे तो पूरी बॉडी में है। तो इसका मकसद इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड है, प्रॉपर यूनिट है, तो वो कौन सी कैटेगरी कहलाती है? स्केलर कहलाती है। वेक्टर में डायरेक्शन भी होती है। तो स्केलर क्वांटिटीज की डेफिनेशन लिखें। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by the magnitude with proper units and having no direction are called स्केलर क्वांटिटीज। उनको स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे डिस्टेंस, स्पीड, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा डिस्टेंस भी स्केलर है, स्पीड स्केलर है, मास स्केलर है, टाइम ये आपको याद करने हैं। टेम्परेचर, वर्क, पावर, एनर्जी, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये ज़्यादा एग्जाम्पल्स इस वजह से लिख रहा हूँ, आपको एंट्री टेस्ट में काम आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अक्सर बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो वेक्टर कंसिडर करते हैं। नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी स्केलर है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये भी स्केलर हो गया। इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसे समझना, ऐसा ना कि इलेक्ट्रोमोटिव अलग कर दिया, फोर्स अलग कर दिया, नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्केलर है। इसके बाद डेंसिटी स्केलर है, इट्सी। ये हो गए स्केलर क्वांटिटीज। अब स्केलर क्या है? स्केलर को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमें क्या चाहिए? सिंपल अलजेब्रिक रूल। सिंपल अलजेब्रा। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा 2 लीटर दूध था, मैंने 1 लीटर उसमें पानी मिला दिया, कितना हो गया? 3 लीटर। इसके लिए कोई हमें ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री को ग्राफिकल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर वेक्टर्स की बात होती तो उसकी एंगल डिपेंड होती, डायरेक्शन डिपेंडेंट होता, तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के रूल्स यूज होते, ग्राफिकल यूज होते। लेकिन स्केलर्स सिर्फ नंबर हैं, नंबर गेम है। नंबरों को हम आम अलजबरा से, आम अर्थमेटिक से ऐड करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, स्केलर्स आर एडेड, subtracted, multiplied and divided by simple arithmetic or simple
अलजेब्रिक रूल। ठीक है बेटा, अब हम आ रहे हैं वेक्टर्स की तरफ। वेक्टर्स में कॉमन सी बात है, वेक्टर्स में क्या होता है, वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी है, प्रॉपर यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, सब होते हैं। तो वो आम अलजबरा से ऐड नहीं होते। अब हिन में मस भरे दीजो, वो आम हिन थोड़ा ख्याल। हाँ, वो हो डाऊं हलो, ठीक है, ओके। अब वेक्टर क्वांटिटीज हम पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड विथ प्रॉपर यूनिट। यहां पर लिखा है हैविंग नो डायरेक्शन, और वहां पर लिखेंगे एज वेल एज हैविंग डायरेक्शन। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल quantities which are completely described by the magnitude with proper units and as well as having direction, are called, क्या लिखेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज। अब फॉर एग्जांपल वेक्टर्स के एग्जांपल्स लिखें जिनको डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर के एग्जांपल लिखें, सपोज डिस्टेंस था स्केलर में, तो यहां पर होगा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेलोसिटी वेक्टर है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर हो गया। फोर्स, वेट, मोमेंटम, मोमेंटम, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, सारी फील्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, अगर फ्लक्स है तो स्केलर है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है तो वेक्टर है, डेंसिटी। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी भी वेक्टर होगी। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल हम दूसरे एग्जांपल लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी वेक्टर है, एटसेट्रा, ये सारे वेक्टर हो गए। अब वेक्टर्स आम अलजबरा से ऐड नहीं होते, वेक्टर्स के लिए ग्राफिकल मेथड चाहिए, वेक्टर्स के लिए ट्राइगोनोमेट्रिक एंड ज्योमेट्रिक रेशियोज चाहिए, वेक्टर्स में एंगल होती है। तो हम ऐसे दो लफ्जों में लिखें, वेक्टर्स, वेक्टर्स आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, multiplied and divided by using graphical method or by using trigonometric and geometric rules। ये हो गया वेक्टर्स का। ठीक है, इसकी तस्वीर ले लें। इसके बाद हम नेक्स्ट एडिशन ऑफ वेक्टर, वैसे रिप्रेजेंटेशन को शो करना होता है, कोचिंग में पढ़ते हैं तो रिप्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया एमडीकेट और एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो ये जो पढ़ रहे हैं वो काफ़ी है, इसको आगे पढ़ते चलेंगे इंशाल्लाह। ये आप इसकी तस्वीर ले लें या पास करके अपने पास नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं ये सब इरेज कर रहा हूँ। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स सबसे पहले हम आसान मेथड हेड टू टेल रूल से, जो आपको एंट्री टेस्ट में तो नहीं करवाएंगे, लेकिन इसकी दो प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, उसकी वजह से मैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल समझा रहा हूँ। एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय
ग्राफिकल मेथड और बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। अब हेड टू टेल रूल, अब कॉमन सी बात है, मैं रूल पहले लिखूं। रूल है ड्रा फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ड्रा करोगे आप, फिर ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट, हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector and so on। ऐसे ही करते रहेंगे, सेकंड का हेड थर्ड के टेल से, थर्ड का हेड फोर्थ के टेल से, फोर्थ का हेड फिफ्थ के टेल से। अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? द रिजल्टेंट मींस आंसर। द रिजल्टेंट कैन बी फाइंड आउट by joining the tail of first vector with the head of last vector, with the head of last vector। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कॉमन सी बात है, लास्ट वेक्टर की तरफ होगी। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर दो वेक्टर दे दिए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। नाउ वी हैव टू फाइंड ए प्लस बी, हमें फाइंड करना है, ए प्लस बी हमें फाइंड करना है। अब देखें, लॉ को फॉलो करेंगे ना, फिर गलती की गुंजाइश नहीं है। कह रहा है ड्रा फर्स्ट वेक्टर, ए प्लस बी में पहला वेक्टर कौन सा होगा? ए होगा। तो पहले मैंने ए वेक्टर ड्रा कर दिया, ये ए वेक्टर ड्रा हो गया, जैसे था जिस डायरेक्शन में था उसी तरफ। ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, फर्स्ट के हेड को सेकंड के टेल से मिला दिया, दिस इज बी वेक्टर। दोनों सेट हो गए। अब रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से मिलाऊंगा, फर्स्ट के टेल को लास्ट के हेड से मिलाया, दिस इज दी रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। इसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमेशा लास्ट वेक्टर की तरफ रहती है, याद रखें। अच्छा, ये तो दो वेक्टर थे, अगर तीन वेक्टर हों, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये एक वेक्टर बना दिया, ये दूसरा वेक्टर बना दिया मैंने, और ये तीसरा वेक्टर बना दिया, दिस वन। मुझे कहा जा रहा है फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, ये ग्राफिकल एडिशन समझा रहा हूं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ड्रा फर्स्ट वेक्टर को ड्रा किया मैंने, दिस इज वेक्टर ए। फिर ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन किया। ज्वाइन द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर विद द टेल ऑफ थर्ड वेक्टर, ये थर्ड वेक्टर के टेल से ज्वाइन कर दिया, ये तीनों वेक्टर मिल गए। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे? बाय ज्वाइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मेरी बात समझे बेटा, मैं वीडियो को छोटा बनाने की वजह से थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। आप इसकी स्पीड कम करके सुन सकते हैं, स्लो करके सुन सकते हैं, स्टॉप करके सुन सकते हैं। मेरा मकसद है कि थोड़े टाइम के अंदर आपको ज़्यादा कवर मिल जाए, ज़्यादा कवर कर सकें, इस वजह से थोड़ी स्पीड है। हो सकता है किसी को स्पीड में समझ में ना आए, तो स्पीड कम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इसकी तस्वीर निकालें तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे अभी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन दो हैं, एक कम्यूटेटिव है, दूसरी है एसोसिएटिव। ओके, रूल को फॉलो करेंगे तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज। अब वेक्टर एडिशन की दो प्रॉपर्टीज हैं बेटा। नंबर वन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? इफ द सीक्वेंस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज चेंज्ड, अगर दो वेक्टर्स के एडिशन की तरतीब चेंज करें, सीक्वेंस चेंज करें, ए और बी की तरतीब चेंज करें, जैसे मैंने कहा ये ए है, इसमें प्लस करना है बी, अब इसकी तरतीब चेंज करूंगा तो क्या होगा? बी में ऐड करेंगे ए, तो ये बोल रहा है कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, आंसर सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से
इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट याद होनी चाहिए फ़कत। मैं तो ग्राफिकली आपको प्रूफ करवा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए इतना काम का था कि अगर दो वेक्टर्स की तरतीब चेंज करें रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके एडिशन के रिजल्टेंट पर। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करवा रहा हूँ। सपोज दिस इज वेक्टर ए, दो वेक्टर लेने हैं हमें, दिस इज ए एंड दिस इज बी। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो हम ऐसे इधर ऊपर करके लिख रहे हैं जैसे मुझे ड्रॉ करने में भी आसानी हो और आपको नजर भी आ जाए। तो मैं इधर ऊपर करके लिख रहा हूँ। प्रूफ करनी है मुझे, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा a प्लस बी। ये ओरिजिन पॉइंट डी मैंने यहाँ से मैंने वेक्टर a ड्रॉ किया, दिस इज वेक्टर a, ओरिजिन पॉइंट ये बना दी। और उसमें मुझे क्या ऐड करना है, वेक्टर b। ये वेक्टर b मुझे ऐड करना है, वेक्टर b मैंने ऐड कर दिया, दिस इज वेक्टर b। फर्स्ट इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो a प्लस बी का रिजल्टेंट ये लाइन आ गई, a प्लस बी का रिजल्टेंट जो है वो ये लाइन आ गई, दिस वन। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी। एक काम हमने कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर दी। अभी सेम ओरिजिन से हमें b प्लस ए करना है, सेम ओरिजिन से हमें b प्लस ए करना है। b वेक्टर इस तरफ है, तो यहाँ पर मैंने ओरिजिन से b वेक्टर जिस तरफ था उस वक्त तरफ मैंने b वेक्टर बना दिया। अब b में मुझे क्या ऐड करना है, a वेक्टर ऐड करना है। a समझे ऐसे यहाँ से उठाकर मुझे यहाँ रखना है, तो ये a वेक्टर ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज a वेक्टर, ये b प्लस ए, रिजल्टेंट वही लाइन निकली, तो दिस इज आल्सो रिजल्टेंट ऑफ b प्लस ए। ये ग्राफिकली प्रूव हो गया था कि a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, रिजल्टेंट क्या है, सेम है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी स्टेटमेंट ऐसे लिखूंगा मैं, इफ द सीक्वेंस ऑफ एडिशन of two vectors is changed, it does not affect the resultant। इसका रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जवाब सेम आएगा। अच्छा ये देखिए, ये फिगर है, a प्लस बी है या b प्लस ए है, ये जो शेप बना है इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम। इस शेप को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, आप देखें आपको नजर आ रहा है डायगोनल, वो किस चीज को शो कर रहा है, रिजल्टेंट को। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिखेंगे, द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट्स, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट को, रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट वेक्टर। ये पॉइंट हम एमसीक्यूज में पूछते हैं, एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि डायगोनल किस चीज को शो कर रहा है, डायगोनल हमें रिजल्टेंट को शो कर रहा है। अच्छा, ये सॉल्व करने के लिए, ये तो जो हमने सॉल्व किया है वो ग्राफिकली सॉल्व किया है। अगर एनालिटिकल मेथड में हमें रिजल्टेंट मालूम करना है, तो इसको ही हम कहते हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ए प्लस बी फाइंड करना है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखते हैं, ये कोसाइन लॉ हो गया। अच्छा, अगर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, याद रखें वैसे कोसाइन लॉ में हम एनी हाउ आगे जो यहाँ पर रखते हैं वो माइनस सिंबल रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये हो गया अगर a प्लस बी फाइंड करना है या a माइनस बी फाइंड करना है। जब a प्लस बी फाइंड करना है तो यहाँ पर आपको प्लस रखना पड़ेगा, अगर a माइनस बी फाइंड करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली माइनस रखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोसाइन लॉ, इसको हम कहते हैं कोसाइन लॉ। याद रखें कोसाइन लॉ की डेरिवेशन भी है, ड्राइव करवाता हूं मैं, लेकिन आपको एमडीकेट की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, उसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। आपको ये फार्मूला याद हो, फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है वो समझें। क्लियर। अब इसकी तस्वीर ले लें, पिक्चर ले लें, तो मैं कम्यूटेटिव के बाद दूसरी स्टेटमेंट लिखूं एसोसिएटिव, उसकी ग्राफिकल भी प्रूफ करवाऊं, आपको इक्वेशन भी प्रूफ करवाऊं, फिर हम आगे चलते हैं। ओके अभी एसोसिएटिव, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव
प्रॉपर्टी। इसमें अगर हम तीन वेक्टर्स की सीरीज चेंज करेंगे तो रिजल्टेंट सेम आएगा। जैसे ए प्लस बी किया, उसका जो आंसर आया उसके आंसर में सी ऐड करें, या ए में ऐड करें बी प्लस सी का आंसर। अगर एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो बस ये स्टेटमेंट याद करनी है। अगर कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर हमें ये प्रूफ भी करना है, फिगर बनानी है। जैसे मैंने आपको बताया, तीन वेक्टर ले रहा हूं मैं, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, समझने की कोशिश करें, दिस इज वेक्टर सी। नाउ पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, फिर हमें राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। यहां मैं झुककर नीचे नहीं बना सकता तो मैं इधर बना रहा हूं, आप देखें इधर। हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है ओरिजिन से, ये ओरिजिन पॉइंट ए प्लस बी सॉल्व करनी है। दिस इज ए वेक्टर, ए से ऊपर है, ए बना दिया। ए में हमने ऐड कर दिया बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमें सी मिलाना है, नहीं, ए प्लस बी का पहले आंसर निकालना है। तो ये लाइन ए प्लस बी का आंसर हो गई, दिस इज ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, अब क्या करना है, जो ए प्लस बी का आपने आंसर निकाला है उसमें क्या ऐड करना है हमें, सी। ए प्लस बी की लाइन तो ये है, इसमें मैंने सी ऐड कर दी, सी नीचे है, सी इस तरफ है तो सी ऐड कर दी। दिस इज ए प्लस बी और ये सी हो गया, तो ये रिजल्टेंट आ गया हमारा फाइनल। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी। ए प्लस बी के आंसर में हमने सी मिलाया, लेफ्ट हैंड साइड खत्म हो गई। अब आ रहे हैं हम राइट हैंड साइड पर। अब क्या करना है, ओरिजिन से तो ए ड्रॉ होगा, लेकिन पहले बी प्लस सी सॉल्व करना है। बी प्लस सी को ए में ऐड करना है। पहले मैं बी प्लस सी सॉल्व करूं, ये दोबारा मैंने बी वेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज सी वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। बी प्लस सी का रिजल्टेंट क्या होगा, दिस वन, दिस इज बी प्लस सी। ठीक है, फिर ओरिजिन से ए ड्रॉ किया, ओरिजिन से ए ड्रॉ दोबारा किया, बी प्लस सी का रिजल्टेंट मिलाया। दोबारा देखें मेरे पेन को, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, रिजल्टेंट वही लाइन आ गई, दिस वन। तो दिस इज आल्सो रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। याद रखें बेटा, कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये फिगर बनाना जरूरी था, लेकिन एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट याद करनी है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। अगर तीन वेक्टर्स की एडिशन की सीक्वेंस चेंज करें तो आंसर सेम आता है। क्लियर? इसकी तस्वीर निकालें तो मैं मिटा दूं इसको। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या है, नेगेटिव वेक्टर अकेला तो होता ही नहीं है, नेगेटिव वेक्टर अलोन ड्रॉ नहीं होता। कोई गिवन वेक्टर होता है आपको, सपोज ये गिवन वेक्टर है आपको, दिस इज वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड फॉर एग्जांपल मैंने 3 सेंटीमीटर रख दिया, कोई गिवन वेक्टर है। अब इसका नेगेटिव वेक्टर बनेगा, गिवन वेक्टर का नेगेटिव। अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, 3 मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में हो, लेकिन कंडीशन है मैग्नीट्यूड सेम हो, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वेक्टर। किसका, ए वेक्टर का। सपोज यहां पर मैंने दूसरा वेक्टर बना दिया, दिस इज बी वेक्टर, सपोज इसका मैग्नीट्यूड 2 सेंटीमीटर है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे बनेगा, वही 2 सेंटीमीटर लाइन, कंडीशन है मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, दिस इज माइनस बी। दो कंडीशन होती है नेगेटिव वेक्टर के लिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड सेम होना कंपलसरी है, दूसरा डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। अब हमसे पूछ रहा है किसी वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर में एंगल कितनी होती है, वो एंटी पैरेलल होते हैं, और कितनी एंगल होती है, 180 डिग्री। वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होता है, और उसके बीच में जो एंगल होती है वो कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन लिखें, अ वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड बट opposite in direction of given vector
is called negative of a vector. Negative of a vector, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहते हैं। तो नेगेटिव वेक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चल रहे हैं नल वेक्टर की तरफ। नल जीरो, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। नल वेक्टर, नल वेक्टर। अब नल वेक्टर क्या है? उसके नाम से जाहिर है, नल मींस उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। नल वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो कॉल्ड नल वेक्टर। फिर बच्चे पूछते हैं सर मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो नल वेक्टर कैसे हुआ? बेटा ये आर्बिट्ररी वेक्टर है, इमेजिनरी वेक्टर है। क्यों इसकी जरूरत पड़ी? हमने पढ़ा है वेक्टर एडिशन का रूल है, जब भी दो वेक्टर ऐड करोगे तो आंसर वेक्टर आना चाहिए। ये रूल है वेक्टर एडिशन का। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं इस ए वेक्टर में इसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करूं तो जवाब तो जीरो आ जाएगा। तो क्या या रूल गलत कर दें, या रूल गलत कर दें, या जीरो नया वेक्टर अनाउंस करें? तो ये आर्बिट्ररी वेक्टर हमने अनाउंस किया है, इमेजिनरी वेक्टर अनाउंस किया है, जिसमें हमने कहा है कि दो वेक्टर को ऐड करके अगर किसी का जवाब जीरो आता है वेक्टर और उसके नेगेटिव वेक्टर का आंसर जीरो आता है तो उसको भी हम रिजल्टेंट कहेंगे, उस रिजल्टेंट को हम कहेंगे नल वेक्टर। तो नल वेक्टर इमेजिनरी वेक्टर है। इवन सिंगल डॉट लगाऊं ना मैं, देखें यहां देखें, सिंगल डॉट लगाया तो इसका भी वैल्यू मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन नल तो नहीं होगा ना। नल का मकसद ये है कि वो तो ड्रा हो ही नहीं सकता, नल वेक्टर ड्रा नहीं हो सकता, लेकिन ये रिजल्टेंट है दो वेक्टर के एडिशन का, या किसी प्रोडक्ट में रिजल्टेंट का जीरो आना, वेक्टर बनना। तो उस सेंस में हम नल वेक्टर को यूज करते हैं। देखें, अ वेक्टर whose magnitude is zero called नल वेक्टर। याद रखें ये इमेजिनरी वेक्टर है, उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। अब नल वेक्टर कैसे मिलेगा? किसी भी वेक्टर को उसी के नेगेटिव वेक्टर से ऐड करोगे तो आंसर नल वेक्टर आएगा। इट कैन बी ऑब्टेन्ड, ये मिलता है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ वेक्टर with its negative vector is called, उसी के नेगेटिव वेक्टर, किसी भी नेगेटिव वेक्टर से ना, उसी के ही नेगेटिव वेक्टर से। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ वेक्टर विथ इट्स नेगेटिव वेक्टर इज कॉल्ड एडिंग विथ इट्स नेगेटिव वेक्टर। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ वेक्टर विथ इट्स नेगेटिव वेक्टर। नल वेक्टर को हम ऐसे मैथमेटिकली तो शो करते हैं, जीरो के ऊपर डॉट ले दिया, ये क्रॉस, तो वेक्टर ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर, ये यहां से ही मैंने उठा लिया, प्लस ये माइनस, ये भी 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर प्लस माइनस माइनस 3 सेंटीमीटर, 3 3 से गया, तो वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो आ रहा है तो उस वेक्टर को हम क्या कहेंगे? नल वेक्टर कहते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो कॉल्ड नल वेक्टर। इट इज एन इमेजिनरी वेक्टर। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ वेक्टर विथ इट्स नेगेटिव वेक्टर। ये पॉइंट्स याद करनी है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछते हैं किसी भी वेक्टर में उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड करें तो आंसर क्या आएगा? यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, फ्री वेक्टर, तो आपको आना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो है नल वेक्टर। क्लियर? तस्वीर ले लें तो हम आगे चले इंशाल्लाह। ओके, इसके बाद है थर्ड टाइप, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर इज नथिंग बट वो वेक्टर जिसके लिए ओरिजिन फिक्स ना हो, फिक्स ओरिजिन ना हो, मैग्नीट्यूड भी फिक्स हो, डायरेक्शन भी फिक्स हो, लेकिन ओरिजिन फिक्स ना हो। अ वेक्टर which can be displaced, which can be displaced parallel to itself and can be applied anywhere in space, कहीं पर भी, is called free vector।
वो वेक्टर जिसको हम उसी के पैरेलल मूव करें और कहीं पर भी अप्लाई करें। सपोज ये यहां पर मैंने वाई एक्सिस बना दिया, यहां पर मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, जेड एक्सिस जो होता है वो इधर होता है आउटवर्ड। याद रखें बेटा, मैं बार बार समझा रहा हूं, जेड एक्सिस इधर लाइन नहीं होती, जेड एक्सिस इधर आउटवर्ड होता है। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं थर्ड डायमेंशन हवा में कैसे बनाऊं, तो मैं अपनी मजबूरी को ऐसे बना रहा हूं, लेकिन ये इस तरफ है, जैसे मेरी पेन आउटवर्ड देख रहे हैं आप। चलो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और यहां हमने लिख दिया जेड एक्सिस। ओके, यहां पर एक वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए। सपोज इसको फिक्स ओरिजिन से शुरू नहीं किया हमने, देखें ओरिजिन पर नहीं, अगर यहां से उठाकर मैंने यहां पर रख दिया, इसी वेक्टर को यहां से उठाकर यहां रख दिया, ना मैग्नीट्यूड चेंज हुई है ना डायरेक्शन। ओके, यहां से फिर यहां तक मूव करवा दिया इधर, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन। सपोज यहां से मैंने इधर भी रख दिया, देखिए अभी भी भले मैं इधर ले गया हूं, लेकिन ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है ना डायरेक्शन, डायरेक्शन अभी भी उधर है। तो हम कहेंगे ये जो वेक्टर है वो फ्री वेक्टर है। एक में बच्चों को एग्जांपल समझाना, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने की वजह से मैं एग्जांपल ये देता हूं। सपोज फॉर एग्जांपल हम एक मस्जिद में खड़े हैं, यहां पर मैंने अपना जाय नमाज बिछाई, यहां पर नमाज पढ़ी, काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके, यहां पर भी नमाज हो गई। अगर वही जाय नमाज उठाकर दूसरी सफ में रख दूं, फिर भी तो नमाज होगी, फिर भी फ्री वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मस्जिद के ऊपर वाले शहर में जाकर मैंने जा नमाज बिछाकर वहां नमाज पढ़ी, घर के एक कमरे में नमाज पढ़ी, एक तरफ उस तरफ काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके, दूसरे कमरे में पढ़ूं, तीसरे में पढ़ूं, कोई फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल है क्या? नहीं, इसी कमरे में यहीं पर जा नमाज बिछाओगे, यही ओरिजिन है तो नमाज होगी, ऐसा नहीं होता। तो मैंने बच्चों को समझाने के लिए, हो सकता है मैं गलत हूं, बच्चों को समझाने के लिए फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने कहा इधर जा नमाज पर नमाज पढ़ूं, या यही जा नमाज उठाकर बाहर पढ़ूं, या यही जा नमाज जाकर मैंने मस्जिद में बिछाकर वहां पढ़ूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर, यूनिट में से जाहिर है वन, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है? अ वेक्टर whose magnitude is 1, a vector whose magnitude is 1 called unit vector। a vector, मैं बार बार कर रहा हूं, थोड़ा मैं तकड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं इस वजह से, क्विक, क्योंकि एमडीकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। आपको अगर जल्दी लग रही है तो इसकी स्पीड कम करके आप सुने। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज 1 कॉल्ड यूनिट वेक्टर। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। अब शो किससे करते हैं? छोटी अल्फाबेट से। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल अल्फाबेटिक, स्मॉल अल्फाबेटिक लेटर्स कीपिंग हेट आर केप ऑन इट। जैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए ऊपर केप रख दिया, ए यूनिट वेक्टर हो गया। बी, बी के ऊपर केप रख दूं, बी के ऊपर केप रख दूं, बी यूनिट वेक्टर। सी आई जे के ई टी सी, ये सारे क्या हो गए? यूनिट वेक्टर। अब सवाल है, जैसे नल वेक्टर का हमने समझा, किसी भी वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर ऐड करो तो नल वेक्टर बनता है। अब क्या समझेंगे? किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो जवाब बनाएगा। फॉर एग्जांपल पहले ये समझे, मैं फार्मूला बाद में लिख रहा हूं। सपोज ये एक वेक्टर है ए, इसका मैग्नीट्यूड है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वेक्टर को इसी के ही मैग्नीट्यूड से, 3 को 3 से डिवाइड किया, जवाब क्या आएगा? 1। 1 आ गया तो हमने क्या कहा? ये यूनिट वेक्टर हो गया। अगर कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 100 है, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे 1, 1000 है, 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे 1। तो फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बन गया? किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। जैसे मैंने ए यूनिट वेक्टर बना दिया, कैसे होगा? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, इसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो ये जो बन गया ये हो गया यूनिट वेक्टर। ये फार्मूला याद करना है आपको, किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा यूनिट वेक्टर। तो यहां पर लिखूं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड, it can be obtained by dividing a vector with its own magnitude,
किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका यूनिट वेक्टर आएगा। अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पढ़ेंगे, उसमें हम बताएंगे कि आई जे के यूनिट वेक्टर्स जो हैं इनके बीच में कितनी एंगल है, कैसे पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे। इसकी तस्वीर निकालें तो हम आगे पढ़ें। यूनिट वेक्टर का बकिया हिस्सा चल रहा है अभी। ओके, यहाँ पर ये जो बोर्ड है ना वो हमारा 2 डायमेंशनल है। इसमें हम एक्स एक्सेस भी शो कर सकते हैं, वाई एक्सेस भी शो कर दी, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब ये जो पेन है थर्ड जेड एक्सेस, ये बाहर की तरफ ऐसे ऐसे, ये ऐसे में कैसे शो करूं? तो यहाँ पर मैं एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपकी वजह से मैं ऐसे बना रहा हूँ। ये देखिए आप, ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस। समझने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आई होप फिर कभी गलती नहीं होगी आपसे। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर। याद रखें एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है, कितनी एंगल है इनके बीच में 90। वाई और जेड कितनी एंगल है इनके बीच में 90। जेड और एक्स इनके बीच में कितनी एंगल है 90। तो हम टर्म यूज करते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे से इनकी 90 डिग्री बन रही है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब मसला यह है कि ये जो फिगर है मैं इधर हवा में स्पेस, इसको हम स्पेस का मकसद ये नहीं कि ऊपर स्पेस का यहाँ पर ये मकसद है, इधर हवा में तो मैं तीनों डायमेंशन आपको शो कर सकता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ये स्पेस हमारा 3 डायमेंशनल। लेकिन इस बोर्ड पर या आपकी कॉपी पर कैसे बनाऊं? मैंने एक्स और वाई ऐसे तो बना दी, ठीक है। जेड कैसे बनेगी? जेड तो बाहर है, जेड बाहर है, ये इधर नहीं बन सकती। हवा में लाइन मैंने बचपन से कोशिश की है बनाऊं, निकलेगी यहाँ पर लाइन? नहीं। तो इसका मकसद ये हुआ कि लाइन हम इमेजिनरी निकाल रहे हैं। तो आप याद रखें कि असल फिगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस की ये है, एक्स वाई जेड असल फिगर ये है। वो जो बनाते हैं ना नीचे इधर, वो मजबूरी है हमारी, क्योंकि ये हमारा बोर्ड जो है वो 2 डायमेंशनल है। फिर हम एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं, एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन पूछते हैं। अ वेक्टर ऑन स्पेस, स्पेस मींस बाहर, ऐसे a vector in space have how much component? 3 तीनों आपको नजर आ रहे हैं। a vector in space have how much components? 3। लेकिन a vector on plane सरफेस पर कितने कंपोनेंट हैं? 2, 1 2। तीसरा हम इमेजिनरी निकाल सकते हैं, लेकिन तीनों कंपोनेंट सरफेस पर हम निकाल नहीं सकते, ये याद रखें मेरी बात। तो हम अब क्या करेंगे, देखें इधर मैंने इस तरफ y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इस तरफ मैंने x एक्सिस ड्रॉ कर दिया। दिस इज x एक्सिस, x एक्सिस का यूनिट वेक्टर है i एक्सिस का यूनिट वेक्टर i बना दिया हमने। अच्छा ये y एक्सिस बना दी, y एक्सिस। अच्छा y एक्सिस की डायरेक्शन बताने वाला यूनिट वेक्टर j बना दिया। अब मुझे बताएं z एक्सिस तो इस तरफ है, हवा में जैसे ये पेन है, हवा में कैसे लाइन निकालूं मैं? मजबूरी है। हाँ फ्री स्पेस में था तो तीनों मैंने कंपोनेंट आपको दिखा दिए, लेकिन सरफेस पर कितने कंपोनेंट बन सकते हैं? 2। तो तीसरा कंपोनेंट हम मजबूरन इधर बना रहे हैं, दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस बेसिकली इधर होता नहीं है। याद रखें एक्स वाई और जेड तीनों के बीच में जो एंगल होती है वो 90 होती है। इसको हम कहते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस कितनी एंगल बताऊं? 90 डिग्री। अब जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के होता है। अब आई जे और के ऐसे हम लिखें, आई यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर, ये सिंबल परपेंडिकुलर की है, जे इज परपेंडिकुलर टू के। तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों की डिग्री कितनी होती है? 90 डिग्री। सपोज फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मैंने बना दिया, दिस इज वेक्टर ए। इसके कंपोनेंट्स बनाऊं अगर, इधर मैंने इधर लाइन लगाई तो ओरिजिन से यहां तक ए वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट। इधर वाई में लाइन लगाई तो ए वेक्टर का ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? वाई कंपोनेंट। अब जेड ऐसे है जैसे मेरी उंगली देख रहे हैं बाहर, इधर लाइन लगानी है लेकिन इधर तो नहीं लग रही, तो इमेजिनरी में इधर लगाऊंगा, ये क्या बन गया? ए वेक्टर का जेड कंपोनेंट। तो किसी भी वेक्टर के कितने कंपोनेंट हम बना सकते हैं? 3। कैसे बनाएंगे? हम यहां पर लिखेंगे, इधर मैं इधर लिख रहा हूं, इधर ऊपर करके, क्योंकि नीचे नजर नहीं आएगा बोर्ड के नीचे। टोटल वेक्टर ए है, उसका एक कंपोनेंट ए एक्स बन गया, दूसरा कंपोनेंट ए वाई बन गया, तीसरा कंपोनेंट ए जेड बन गया। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स जो होते हैं, मेरे लफ्ज याद रखें, एमसीक्यूज में ये भी क्वेश्चन पूछता हूं मैं, क्वेश्चन पूछते हैं, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो स्केलर हैं। किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? स्केलर। अब ये वेक्टर कब बनेंगे? जब इनके साथ यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा। ए एक्स के साथ यूनिट वेक्टर आई आ गया,
ए वाई के साथ यूनिट वेक्टर जे आ गया, ए जेड के साथ यूनिट वेक्टर के आ गया। ये हो गया हमारा कंप्लीट ए वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला समझें, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक ही चीज पढ़ेंगे, वेक्टर की एडिशन में मैग्नीट्यूड निकालने का मेथड। ये आज लेक्चर लंबा हो गया है कंप्लीट करके। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रिक्स समझाऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लफ्ज याद रखें, और जिसमें मैं ट्रिक्स समझाऊंगा कि कैसे एडिशन होती है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट में स्क्वायर करते हैं। आई के साथ जो है उसका स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला। ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला। फॉर एग्जांपल इसमें प्रॉब्लम आते कैसे हैं वो समझें। जो पोजीशन वेक्टर है फिफ्थ टाइप, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ये फार्मूला समझाना जरूरी है, ये कवर करें पहले, फिर हम फिफ्थ टाइप जो पोजीशन वेक्टर पढ़ते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। इधर देखें, आपको ऐसे वेक्टर दिया हुआ होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के, और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये है क्वेश्चन। ए वेक्टर दिया हुआ है आपको, आई जो है वो एक्स कंपोनेंट है, जे के साथ जो है वो वाई कंपोनेंट है, के के साथ जो है वो जेड कंपोनेंट है। आपको ये वेक्टर दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है ए का मैग्नीट्यूड निकालें। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना है, अंडर रूट में स्क्वायर। किसका स्क्वायर, जो आई के साथ है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा आई के साथ ए एक्स था, ए एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2, तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर -1 है उसका स्क्वायर करेंगे। वैसे 1 लिखना चाहिए क्योंकि नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को शो करती है, लेकिन स्क्वायर में खत्म हो जाती है, इस वजह से मैंने लिखा 4 + 1 इट बिकम अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 तो आंसर आ जाएगा 3। तो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल लें, बी वेक्टर आपको दिया गया है 2i + 3j + 6k। इसका मैग्नीट्यूड निकालें, फार्मूला आपके पास है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, b का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू अंडर रूट में स्क्वायर करेंगे, i के साथ जो है उसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका मकसद क्या हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करें, 2 to the 4, 3 3 the 9 और ये 36, इट बिकम 49। 49 का अंडर रूट आता है 7, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 7। इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं अंडर रूट में स्क्वायर। ये थोड़ा एग्जांपल मैंने समझाया। कल इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो पोजीशन वेक्टर, एक टाइप रहता है वेक्टर्स का, उसके साथ कंटिन्यू करके फिर कोसाइन लॉ से रिलेटेड एडिशन कैसे होती है। कल का लेक्चर इससे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रिक्स समझाऊंगा मैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी एडिशन कैसे होगी, एंटी पैरेलल हैं तो कैसे होगी, परपेंडिकुलर हैं तो कैसे होगी, 90 डिग्री मींस पैथागोरस कैसे लगेगा, अदरवाइज कोसाइन लॉ कैसे होगा, सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। कल है पोजीशन वेक्टर, इंशाल्लाह वहाँ से शुरू करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप लोगों का प्यार है, ये हम मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू।